हाय एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंगली अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही है. एंड टू फ्यूल योर प्रिपरेशन वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट सीरीज व्हिच इज द पीवाईक्यू सीरीज. ऑलरेडी इस सीरीज काफी सारे चैप्टर्स हो चुके हैं. द चैप्टर दैट वी आर स्टार्टिंग राइट नाउ इज सर्विस कॉस्टिंग, जो तुम screen पे देख पा रहे हो. द चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. ऐसा कोई बेरली कोई अटेम्प्ट होगा जिसमें है ना सर्विस कॉस्टिंग से क्वेश्चन नहीं आया है. ठीक है. तो सर्विस कॉस्टिंग से तुम्हें क्वेश्चन 100% होना ही होना है. एंड द क्वेश्चंस ऑफ लेट हैव बीन अ मिक्स ऑफ सिंपल एंड मीडियम. चल फटाफट देख लेते हैं क्या क्या बोला हुआ है. दिस क्वेश्चन दैट यू आर सीइंग राइट नाउ इज द May 2024 क्वेश्चन 2B. अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख क्या बोला हुआ है. स्टार एयरलाइंस operates a single aircraft of 160 seats capacity between city ND and GA. The average normal occupancy is estimated at 60% per flight. Sorry, 70% per flight. अब है ना ध्यान देना यहाँ पे. The occupancy is only 70%. इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारा एयरक्राफ्ट है 180 सीटर, बट उसमें पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट में सारे के सारे पैसेंजर्स नहीं है. तो एयरक्राफ्ट हैज ओनली 180 सीट्स का 70% ऑक्यूपाइड. वो कितना होएगा? 180 इंटू 70%, 126 सीट्स फिल अप होती है. बट दिस इज ऑन एन एवरेज. The average one-way fare is 12,500 from city ND to GA. The cost of operation of the flight as collected by an expert analyst are. तो फ्यूल कॉस्ट बोला है वेरिएबल पर फ्लाइट फ्रॉम एनडी टू जीए 2,28,000 पर फ्लाइट. फूड सर्व्ड ऑन फ्लाइट फ्रॉम एनडी टू जीए, नो चार्ज टू पैसेंजर. अरे यार, चार्ज लगे या नहीं लगे अपने को क्या है, अपनी जेब से पैसे तो गए ना. वी आर पेइंग फॉर इट, वी आर नॉट कलेक्टिंग सेपरेटली फ्रॉम द पैसेंजर. तो अपनी जेब से गए, सो इट इज अ कॉस्ट टू अस. ये ध्यान में रखना. जस्ट बिकॉज यू आर नॉट कलेक्टिंग इट फ्रॉम द पैसेंजर डजंट मेक इट नॉट अ कॉस्ट टू. इट इज अ कॉस्ट टू यू. अपनी जेब से पैसे गए. 270 per passenger. Commission paid to travel agents. All bookings are through agents. 7.5% of fare देना पड़ेगा. And fixed cost में you have lease and landing charges per flight, and you have salaries of flight crew per flight for ND to GA. ठीक है. और बोला क्या है? Assume that fuel costs are unaffected by the actual number of passengers on a flight. ठीक. तो मतलब ये अगर बोल रहे हैं कि वेट मतलब क्या? एक्चुअल नंबर ऑफ पैसेंजर्स अगर ज्यादा हुए तो अगर तो एक्चुअल वेट भी ज्यादा हो जाएगा. तो दे आर सेइंग वेट से लेना देना नहीं है. अगर वेट से लेना देना नहीं है तो ये फ्यूल वेरिएबल क्यों बोल दिया? इट इज वेरिएबल टू द फ्लाइट. मतलब अगर तुमने फ्लाइट उड़ाया तो तुम्हें कॉस्ट लगेगा फ्यूल का. फ्लाइट नहीं उड़ाया तो फ्यूल का कॉस्ट नहीं लगेगा. इट इज वेरिएबल इन दैट सेंस. प्लीज कीप दैट इन माइंड. वहां पे मिस्टेक नहीं चाहिए. अब मांगा देगा अपने से क्या है? कैलकुलेट द नेट ऑपरेटिंग इनकम दैट स्टार एयरलाइन मेक्स पर फ्लाइट फ्रॉम इंडी टू जीए. एंड Star Airlines expects that its occupancy will increase to 144 passengers per flight if the fare is reduced to 11,670. Advise whether the proposal should be implemented or not. तो देख यहाँ पे ना बहुत सिंपल सी कहानी है. अपन एक डबल कॉलम कैलकुलेशन करेंगे. अपनी एक पहली वाली कॉलम में है ना अपना जो रेगुलर काम है. रेगुलर काम मतलब 180 सीट्स का 70%. मतलब वो कितना आया था? 180 इंटू 70%, 126 पैसेंजर्स के साथ. एंड दूसरा 144 पैसेंजर्स. अब देख, करंटली तुम 126 पैसेंजर्स लेके जा रहे हो, अब लेके जाओगे 144. हाउ डिड दैट हैपन? क्योंकि यू आर नाउ चार्जिंग कितना? पहले 12,500, अब बोल रहे हो 11,670 में टिकट बेच देंगे. तो विच इज वाई जैसे ही फेयर रिड्यूस हुआ डिमांड इंक्रीज हुआ. तो यहाँ पे विल डू अ डुअल कॉलम कैलकुलेशन फॉर 126 पैसेंजर्स एंड 144 पैसेंजर्स. अपने से मांगा प्रॉफिट है. और दूसरे वाली सिचुएशन में बोला है कि अपने को वेदर इट विल बी एक्सेप्टेड और नॉट. अरे एक्सेप्टेंस कौन से बेसिस पे है? अगर तुमने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर देंगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो नाउ विल डू अ कॉलमनर कैलकुलेशन और प्रॉफिट फाइंड करेंगे. प्रॉफिट देखेंगे कितना आ रहा है. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द रेवेन्यू. रेवेन्यू कितना होएगा? 126 पैसेंजर्स इनटू 12,500, क्योंकि अपन उतना ले रहे थे. और 144 पैसेंजर्स के टाइम पे सिर्फ 11,670. ध्यान रखना है इसका. Then what are the costs that we have? The first cost that we have is fuel. उन्होंने बोल दिया फ्यूल का है ना नंबर ऑफ पैसेंजर से कोई लेना देना नहीं है.
तो अपन लोग दोनों जगह सेम ही फ्यूल का कॉस्ट लिख रहे हैं। बट फूड का कॉस्ट विल चेंज, बिकॉज फूड का कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स। जितने पैसेंजर्स है उतनों को खाना खिलाना पड़ेगा ना। 270 इज पर पैसेंजर। तो मतलब यहाँ पे पहली सिचुएशन में 270 रुपीज फॉर वन पैसेंजर इंटू 126 पैसेंजर्स। दूसरे सिचुएशन में 270 पर पैसेंजर इंटू 144 पैसेंजर्स। पैसेंजर्स बढ़े, कॉस्ट भी बढ़ा, ध्यान रखना इसका। देन कमीशन इज 7.5%। अब देख, तुम्हें ऐसा लगेगा 7.5% है, फिक्स है, नहीं। इट इज 7.5% ऑफ द रेवेन्यू। मैं यहाँ पे ऐड भी कर रहा हूँ, 7.5% ऑफ रेवेन्यू। इसका मतलब क्या हुआ, अगर रेवेन्यू चेंज हुआ तो तुम्हारा 7.5% तो आज भी सेम ही है, बट इट विल बी 7.5% ऑफ द रेवेन्यू। तो दोनों जगह पे जो भी रेवेन्यू आ रहा है ना, उसका 7.5% लेंगे। और उसके बाद तो अपने पास लीज और सैलरीज है, वो दोनों जगह सेम ही रहने वाला है, क्योंकि वो कॉस्ट फिक्स है। ऐसे माइनस करोगे, अपने को प्रॉफिट आ जाएगा। अब डिसीजन कौन से बेसिस पे लेगा कि वेदर यू हैव टू एक्सेप्ट दिस प्रपोजल और नॉट। तो यहाँ पे है ना, देख, प्रॉफिट है 2,85,000, यहाँ पे 1,92,000। योर प्रॉफिट हैज टू इंक्रीज। द डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट, द डिस्टिंक्शन और चॉइस इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वेदर द प्रॉफिट इज मेड और नॉट। मतलब अगर यहाँ पे अगर 1,00,000 रुपए प्रॉफिट आ गया होता तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट तो हुआ, बट इज इट मोर देन व्हाट यू आर मेकिंग राइट नाउ? आंसर इज, तो इसलिए ना यहाँ पे वी आर गोइंग टू इंक्रीज द प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो ही अपन लोग ये एक्सेप्ट करेंगे, विच एज एक्चुअली हैपेंड। अपन लोग 1,92,855 कमा रहे थे, नाउ वी विल अर्न 2,85,564, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, इसलिए इसको एक्सेप्ट करेंगे। एंड वी विल कंटिन्यू विद, वी विल एक्सेप्ट द प्रपोजल। दैट क्लियर? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। देख क्या बोला हुआ है। अब देख, दे हैव सेड रॉयल ट्रांसपोर्ट ऑफर्स 3 टाइप्स ऑफ रूम्स टू इट्स गेस्ट: डीलक्स, एग्जीक्यूटिव एंड स्वीट रूम। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। तो इन्होंने अपने को टैरिफ पर डे दे दिया है, डीलक्स का, एग्जीक्यूटिव का और स्वीट रूम का। तो यहाँ पे तीनों में अलग अलग टैरिफ है और कितना है वो दे दिया है। देन they have also given you number of rooms 20, 10 and 4, and the occupancy during the year is 80%, 60% और 75%। तो यहाँ पे अपने पास कितना रूम्स बुकड है वो भी दे दिया है। एंड द हाउस कीपिंग एक्सपेंसेस पर डे आर 280, 320 एंड 425। तो देख, जितना महंगा रूम उतना ज्यादा महंगा अपने को कॉस्ट आ रहा है फॉर हाउस कीपिंग एज वेल। प्लीज ये चीज का ध्यान रखना है, बिल्कुल मिस्टेक नहीं होना चाहिए। देन आगे देख क्या बोला हुआ है। द होटल प्रोवाइड्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट फैसिलिटी टू इट्स एग्जीक्यूटिव रूम एंड स्वीट रूम गेस्ट। ध्यान रखना, ब्रेकफास्ट है ना, सिर्फ सेकेंड और थर्ड कैटेगरी वाले जो रूम्स है वही रूम ओनर्स को मिलने वाला है। जो फर्स्ट कैटेगरी वाले रूम है उसमें नहीं है ये। while the swimming pool facility is provided free of cost only to the suite room guests। तो जो टॉप टियर रूम है ना, उसी में स्विमिंग पूल का भी कॉस्ट है, एंड उन्हीं को स्विमिंग पूल का एक्सेस भी है। अब देख आगे क्या बोला हुआ है। द रेस्टोरेंट एंड स्विमिंग पूल इज रन बाय अ कॉन्ट्रैक्टर। द कॉन्ट्रैक्टर रिकवर चार्जेस ऑफ 150 per person for breakfast and 200 per person for swimming the for using the swimming pool facility from the Royal Hotel। तो अपन ने अपना ही होटल, रेस्टोरेंट और जो स्विमिंग पूल है, वी हैव गिवन इट आउट टू समबडी टू रन। तो वो कॉन्ट्रैक्टर है ना, हर गेस्ट से अपने से पैसे लेता है, एंड दे विल मैनेज द एंटायर रेस्टोरेंट एंड द स्विमिंग पूल। और उन्होंने अपने को बताया दैट इफ आवर गेस्ट, अपने होटल का गेस्ट अपने यहाँ पे अगर ब्रेकफास्ट करता है ना, तो दैट कॉन्ट्रैक्टर इज चार्जिंग अस 150 रुपीज पर पर्सन। वो एक बंदे का 150 रुपए ले रहा है अपने से, और स्विमिंग पूल का 200 रुपए पर पर्सन ले रहा है अपने से। ठीक है ना? Besides the above mentioned rates and besides the above mentioned charges, annual fixed expenses, salary to staff और electricity दिया हुआ है। और बोला है staff salaries are to be apportioned to deluxe, executive and suite room in the ratio of 25, 35, 40, and electricity expenses are to be apportioned in the basis of occupancy। ऑक्यूपेंसी मतलब कितने रूम्स ऑक्यूपाइड है, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज डिवाइड होगा। और बोला गया है
You are required to calculate the total profit of each room type on annual basis or assume 360 days in a year and double occupancy in each category of room. ये जो स्टेटमेंट है ना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू कैलकुलेट ब्रेकफास्ट का कॉस्ट एंड स्विमिंग पूल का कॉस्ट. ठीक है. अब देख, मांगा गया है अपने से, वी हैव बीन आस्क्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट पूछा है अपने को, तो अपन लोग वापस रेवेन्यू माइनस कॉस्ट करेंगे. बट रेवेन्यू किसके ऊपर डिपेंड है कि अपने कितने रूम्स लेट आउट हुए. तो सबसे पहला वर्किंग नोट यही होगा, वी विल फाइंड आउट कि अपने कितने रूम्स लेट आउट हो गए. तो वी हैव द सुपर डीलक्स, एग्जीक्यूटिव एंड स्वीट रूम. सबसे पहले अपन लोग नंबर ऑफ रूम्स रिकॉर्ड करेंगे 20, 10 एंड 4, और उसमें से ऑक्यूपेंसी कितना है, कितने रूम्स ऑक्यूपाइड है. सो 80%, 60% एंड 75%. मतलब रूम्स ऑक्यूपाइड कितने हुए, 16, 6 एंड 3. इतने रूम्स एक दिन में ऑक्यूपाइड है. इंटू 360 डेज करेंगे क्योंकि पूरे साल का वर्किंग कर रहे हैं. तो इंटू 360 डेज करने के बाद अपने को है ना टोटल रूम डेज आ जाएंगे. मतलब कितने रूम्स कितने दिनों के लिए टोटली ऑक्यूपाइड थे. और अपने को ये बताया कि हर रूम से टैरिफ भी कितना लेना है. तो यहाँ पे 1500, 2000, 400 एंड 3800 इतना अपने पास टैरिफ है. ठीक है. तो यहां से अपने को सबसे पहला एलिमेंट मिल जाएगा रेवेन्यू. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट रेवेन्यू, कितना पैसा ईच रूम कैटेगरी से मिला. अब इसके सामने है ना अपने को क्या क्या खर्चे दिए हुए. वी हैव बीन गिवन हाउसकीपिंग, ब्रेकफास्ट, स्विमिंग पूल, वो सैलरी टू स्टाफ और इलेक्ट्रिसिटी. तो ये 5 कॉस्ट अपने को माइनस करने. तो सबसे पहला हाउसकीपिंग. अब ध्यान रखना, हाउसकीपिंग तीनों कैटेगरी ऑफ रूम्स के लिए अलग अलग है और तीनों कैटेगरी के रूम डेज भी अलग है. तो यहाँ पे 5760 रूम डेज है और 280 रुपीज है पर रूम का ये क्लीनिंग चार्ज. एंड देन यहाँ पे 2160 रूम्स है बट 320 रुपीज है चार्ज. एंड यहाँ पे 1080 रूम्स ऑक्यूपाइड है बट द चार्ज इज 425. तो मल्टीप्लाई करेंगे अपने को हाउसकीपिंग का कॉस्ट आ जाएगा. उसके बाद अपने पास है ब्रेकफास्ट का कॉस्ट. ध्यान देना, ब्रेकफास्ट इज नॉट ऑफर्ड टू द डीलक्स रूम कैटेगरी. ब्रेकफास्ट इज ऑर्डर्ड ओनली टू एग्जीक्यूटिव एंड द सुपर वो स्वीट रूम वाले कैटेगरी के रूम गेस्ट को. अब है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दे. You have 2160 rooms पूरे साल में ऑक्यूपाइड, बट द रूम इज ट्विन. वहां पे दो लोग रह रहे हैं, इट इज अ ट्विन शेयरिंग रूम. उस रूम में दो ऑक्यूपेंट्स है. तो 2160 रूम्स में कितने लोग हुए, इंटू 2. तो इतने लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और हर पर्सन का पर पर्सन ब्रेकफास्ट कॉस्ट इज 150 रुपीज. तो 2160 इज द नंबर ऑफ रूम्स इंटू 2. क्योंकि अपन लोग को यहाँ पे जो ब्रेकफास्ट का कॉस्ट लग रहा है ना, दैट इज डिपेंडेंट ऑन पर पर्सन. हर एक बंदे का 150 रुपए ले रहे हो. तो 2160 रूम्स इंटू 2 होगा ताकि अपने को टोटल गेस्ट कितने थे वो मिले. दोज मेनी नंबर ऑफ गेस्ट इंटू 150 विल बी योर ब्रेकफास्ट का कॉस्ट. एंड उसके साथ साथ यहाँ पे सेम 1080 रूम्स ऑक्यूपाइड है और हर रोज दो गेस्ट रह रहे हैं उसमें. तो इंटू 2 इंटू 150 रुपीज. एंड स्विमिंग पूल वाला कॉस्ट जो है ना, स्विमिंग पूल वाला कॉस्ट इज ऑफर्ड एंड ऑफर्ड. द स्विमिंग पूल इज ऑफर ओनली टू द स्वीट रूम गेस्ट. तो यहाँ पे है ना इन दोनों जगह पे तो फर्स्ट दो कैटेगरी के रूम्स में कोई आएगा ही नहीं. स्विमिंग पूल के लिए क्या होगा, यू हैव 1080 into 2, 1080 into 2 and to 200 रुपीज. 1080 इंटू 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक रूम में दो गेस्ट है. सो 1080 रूम्स इंटू 2 गेस्ट, इतने गेस्ट स्विमिंग पूल फैसिलिटी एट 200 रुपीज. तो वो माइनस कर रहे हैं. देन स्टाफ सैलरी के लिए तो बहुत सिंपल था, उन्होंने अमाउंट भी दिया है और बोला भी है कि है ना 25, 35, 40 के रेशियो में डिवाइड कर दो. एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के लिए क्या बोला था, इट इज इन प्रपोर्शन टू द रूम डेज. रूम डेज कितने हुए, 5760, 2160 और 1080. 5760, 2160 एंड 1080 के रेशियो में अपने को कॉस्ट डिवाइड कर लेना है. अपन सब कुछ माइनस करेंगे, अपने को यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा. वेरी सिंपल एज अ क्वेश्चन. ध्यान क्या रखना है, ब्रेकफास्ट इज ऑर्डर्ड टू टू रूम टाइप्स ओनली. पहला वाला जो डीलक्स रूम है उसको ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं. जो एग्जीक्यूटिव और स्वीट रूम है उसको ब्रेकफास्ट है. और स्विमिंग पूल सिर्फ स्वीट रूम वाले गेस्ट को है. और
हर गेस्ट में दो लोग, हर रूम में दो गेस्ट है, ये ध्यान में रखना। उन्होंने बोल दिया कि एक रूम में दो गेस्ट रहते हैं, तो वो जो अपने को स्विमिंग पूल और ब्रेकफास्ट का कॉस्ट है ना, वो उस हिसाब से लेके आना पड़ेगा। बाकी सारे कॉस्ट तो उन्होंने बहुत सिंपल से दिए हुए। सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। आई विल बी बैक विद अ क्विक ब्रेक एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन? यस सर, तो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस क्वेश्चन इज अ टोल प्लाजा क्वेश्चन, बट वेरी वेरी स्मार्टली डिजाइन, काफी बेटर क्वेश्चन बनाया था इन कंपैरिजन टू व्हाट दे ऑलरेडी हैड। सो वेरी नाइस क्वेश्चन, ध्यान देना। सिंपल सॉल्यूशन बट गुड क्वेश्चन। So now, question number 38, अपनी बुक का May 23 old question 1D is what is the question? RSC Toll Plaza Limited built a 80-kilometer long highway between two cities and operates a toll plaza to collect tolls from passing vehicles using the highway. The company has estimated that 50,000 lightweight, 12,000 medium weight, and 10,000 heavyweight vehicles will be using the highway in 1 month in outward journey and the same number while the return journey. तो 50,000, 12,000 और 10,000 व्हीकल्स जाएंगे और उतने के उतने व्हीकल्स वापस भी आएंगे उसी हाईवे से। As per the government notification, vehicles used for emergencies, members of parliament and essential services are exempt from toll charges. तो इन तीन कैटेगरी को है ना टोल नहीं देना है। कौन से वाले व्हीकल्स को? medical emergencies, MPs, or essential services को. And it is estimated that 10% of the lightweight vehicles will pass the highway for such use. तो देख, अपने पास 50,000 vehicles है उस लाइट वेट, उसमें से 10% तो ये फ्री वाले, तो मतलब अपने को पैसे कितने व्हीकल्स देंगे? पैसे देंगे 45,000 व्हीकल्स, ठीक है। और आगे क्या बोला हुआ है? इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी दैट इफ द व्हीकल्स रिटर्न विद इन 24 आवर्स ऑफ देयर आउटवर्ड जर्नी, मतलब जब गए हैं उसके विद इन 24 आवर्स आ गए, अगर 24 आवर्स आ गए विद इन दैट टाइम, द टोटल फेयर विल बी रिड्यूस बाय 25% ऑटोमेटिकली। तो अगर तुमने ज्यादा 100 रुपए का टोल दिया है एंड अगर तुम 24 आवर्स के विद इन वापस आ गए, इफ यू रिटर्न बैक विद इन 24 आवर्स, तो तुम्हें आने के फेयर में 100 रुपए नहीं लगेंगे, उसमें तुम्हें 25% डिस्काउंट मिलेगा। मतलब तुम्हें आते वक्त सिर्फ 75 रुपीज लगेंगे। देख ध्यान दे, आना और जाना, अगर 100 रुपए का टोल है तो 100 रुपए जाने के, 100 रुपए आने के, 200 लगते। बट नाउ तुम्हें क्या लगेगा? 100 रुपए जाने का तो लगेगा, बट आते वक्त 100 रुपए के बदले 25% ऑफ करके तुम्हें 75 देना पड़ेगा। और उन्होंने बोला है इट इज एस्टिमेटेड दैट 30% ऑफ द चार्जेबल लाइट वेट व्हीकल्स रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। तो मतलब अपने पास जो लाइट वेट व्हीकल्स है कितने? 50,000 नहीं, उसमें से 10% तो एनीवे सबको डिस्काउंट है, वो फ्री है। तो जो बचे हुए 45,000 है उसमें से 30% व्हीकल्स ऐसे होने वाले जो है ना जाके विद इन 24 आवर्स वापस आने वाले। और आगे देख क्या बोला है? द टोल चार्जेस फॉर मीडियम वेट व्हीकल्स इज टू बी फिक्स्ड एट 2.5 टाइम्स ऑफ द लाइट वेट व्हीकल्स एंड दैट ऑफ हेवी वेट व्हीकल्स इज 2 टाइम्स ऑफ द मीडियम वेट व्हीकल। तो देख सिंपल है, अगर लाइट वेट का एक्स रखा तो मीडियम वेट का 2.5x रखेंगे, क्योंकि इट इज 2.5 टाइम्स ऑफ द लाइट वेट। और हेवी वेट व्हीकल्स का कितना होएगा? ट्वाइस ऑफ द मीडियम वेट। मीडियम वेट 2.5x है तो उसका ट्वाइस विल बी 5x। समझा गया? और बोला गया द टोल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर द मंथ इज 59,09,090 रुपीज। फैंसी नंबर 59,09,090। और बोला है कंपनी रिक्वायर्स अ प्रॉफिट ऑफ 10% ओवर द टोटल कॉस्ट टू कवर इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट। ठीक है, अब ये लोग ने पूछा क्या क्या? कैलकुलेट द टोल रेट फॉर ईच टाइप ऑफ व्हीकल इफ कंसेशन फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल ऑन द रिटर्न जर्नी, मतलब आते वो डिस्काउंट नहीं है। और कैलकुलेट द टोल रेट दैट विल बी चार्ज फ्रॉम द लाइट वेट व्हीकल्स इफ द रिटर्न जर्नी कंसेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल, मतलब डिस्काउंट मिलेगा, assuming that the revenue earned from the lightweight vehicle calculated in option 1 remains the same। मतलब
टोटल व्हीकल का जितना भी अपने को टोल मिलेगा ना लाइट वेट कैटेगरी का, अगर उतना ही रखना है और कंसेशन देना है तो टोल क्या होगा वो, बट वो सेकंड पार्ट है, वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी सिंपल रादर। तो देख, सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं अपने को पूरे महीने में टोल कितना लेना है। तो देख, 59,09,090 रुपीज ये तो अपने को लेना ही एज द कॉस्ट, प्लस इसके ऊपर अपने को 10% ये भी लेना है प्रॉफिट के लिए और इंटरेस्ट के लिए, तो वो भी ले लो। तो द टोटल टोल टू बी कलेक्टेड इन द एंटायर मंथ इज 64,99,999, मतलब ऑलमोस्ट 65 लाख रुपए, 65 lakhs है ना, इज व्हाट वी आर कलेक्टिंग एज टोल। एंड नाउ अपने को ये टोल कितने लोग देने वाले हैं थोड़ा सा ध्यान से। लाइट वेट व्हीकल्स कितने हैं, 45,000 है। क्यों? 50,000 में से तो 10% देने ही नहीं वाले अपने को टोल। तो 45,000 व्हीकल्स लाइट वेट, 12,000 मीडियम एंड 10,000 हैवी वेट। और अपन लोग ने क्या बोला था, इनको वेट्स भी अटैच करने पड़ेंगे। कौन सा वाला वेट? अगर है ना तुम्हारा लाइट वेट व्हीकल है तो उसके लिए अपन ने एक अज्यूम किया है, मीडियम वेट होते ही वो कितना हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा, 2.5x। और हैवी वेट के लिए कितना हो जाएगा, 2.5x का डबल, 2.5x का डबल हो जाएगा, क्योंकि इट इज डबल ऑफ द मीडियम वेट व्हीकल। तो x 2.5x और 5x, बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1,25,000 x आएगा। बट ये ध्यान रखना, दिस इज फॉर गोइंग, ये सिर्फ जाने का हुआ, आने का इतना ही टोल वापस से भी कलेक्ट होगा, तो इसके लिए इंटू टू। तो 2,50,000 एक्स इज इक्वल टू 64,99,999। एक्स की वैल्यू आ जाएगी तुम्हें 26 रुपीज। एक बार एक्स की वैल्यू मिल गई, वो क्या है, लाइट वेट व्हीकल्स का टोल। तो लाइट आ गया तो मीडियम और हैवी इंटू 2.5 इंटू 5 कर दो, अपने आप आ जाएगा। बस सिंपल। अब अगर तुम लोग कंसेशन अवेल कर रहे हो तो देख, कंसेशन अवेलमेंट में सबसे पहली बात क्या बोली थी कि टोटल कलेक्शन जो भी लाइट वेट व्हीकल से आएगा ना, उतना तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो देख, टोटल व्हीकल से, लाइट वेट व्हीकल से कितना कलेक्शन आएगा, 45,000 व्हीकल्स है जिसने अपने को 26 रुपए दिए, तो मतलब 11,70,000 का पेमेंट आया जब ए टू बी, मतलब वन वे गए, तो इतना इंटू टू, 23,40,000 का टोटल कलेक्शन मिला अपने को लाइट वेट व्हीकल से। ठीक है, अब अपन लोग क्या करेंगे ना, अपन लोग इसको सेग्रीगेट कर लेंगे। ठीक है, 45,000 व्हीकल्स में से 30% व्हीकल्स रिटर्न आने वाले विद इन 24 आवर्स, तो 30% कितना हुआ, 13,500 व्हीकल्स। मतलब बचे हुए व्हीकल्स जो विद इन 24 आवर्स नहीं आ रहे, वो कितने हुए, 45,000 माइनस 13,500, 31,500 व्हीकल्स हो गए। ठीक है, अब समझ बात को ध्यान से समझना। वन वे टोल में एक्स ले रहा हूं, तुम जा रहे हो तो भी एक्स, आ रहे हो तो भी एक्स। ठीक है, तो अब अगर तुम जा रहे हो और तुम है ना कंसेशन अवेल नहीं कर रहे हो, तो ये तुम कितने पैसे दोगे, एक्स। पर अगर तुम कंसेशन अवेल कर रहे हो, अगर तुम कंसेशन अवेल कर रहे हो, तो तुम्हें 25% डिस्काउंट मिलने वाला है, मतलब एक्स माइनस द 25%, मतलब कितना हो गया, 0.75x। इतना है ना तुम्हारा कलेक्शन होने होएगा। नाउ आउटवर्ड जर्नी में अपने पास दो टाइप के व्हीकल्स है, एक जो 24 आवर्स के अंदर आ रहे हैं, एक जो 24 आवर्स के अंदर नहीं आ रहे। पर जाते वक्त तो सबसे एक ही फेयर लेना है, जाते वक्त एवरीबडी विल पे अस एक्स रुपीज ओनली। तो मतलब भले तुम नॉट अवेलिंग कंसेशन हो या कंसेशन हो, 31,500 और 13,500 व्हीकल्स सब लोग अपने को एक्स रुपीज ही देंगे। बट while coming back, while you are coming back, वो जो 13,500 व्हीकल्स है, 30% व्हीकल्स जो वापस आ रहे हैं विद इन 24 आवर्स, उनसे अपन लोग पैसे कितने लेंगे, 13,500 से 0.75x ही लेंगे। और वो जो आफ्टर 24 आवर्स आए हैं, उनसे तो 31,500 इंटू पूरा एक्स लेना है। तो देख, मैंने ना यहाँ पे चार पार्ट में फेयर्स को डिवाइड कर लिया। जाते वक्त का टोल, भले तुम 24 आवर्स के अंदर आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, दोनों अलग अलग। तो जाने का 13,500 व्हीकल्स, वो एक्स रुपीज देंगे। जाने का 31,500 व्हीकल्स, वो भी एक्स रुपीज देंगे। बट आते वक्त 31,500 व्हीकल्स जो 24 आवर्स के अंदर नहीं आए, वो लोग अपने को वापस एक्स रुपीज देंगे। और 13,500 व्हीकल्स जो है
जो अपने का अपना विद इन 24 आवर्स आ गए हैं, वो अपन लोग को कितना देंगे, x माइनस द 25%, मतलब 0.75x, एंड दैट इज द टोटल कलेक्शन, जाने का प्लस आने का। ये पूरा का पूरा कलेक्शन हैज टू इक्वल टू हाउ मच, जितना लाइट वेट व्हीकल से आ रहा है। लाइट वेट व्हीकल से कितना आ रहा था, 26 रुपीज उनका टोल था, 45,000 व्हीकल से, और 2 बार पैसे दे रहे थे। दे वर गिविंग अस 23,40,000। अभी भी अपने को 23,40,000 मिलना चाहिए, समझा? तो ऐसे इसको इक्वेशन बना ले, दिस मच शुड बी इक्वल टू 23,40,000, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। अभी जाने का तो सबको इतना ही दे रहे हैं, 27.01, बट अगर तुम 24 आवर्स के अंदर आ गए हो तो तुम्हें 25% डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर कंसेशन वाला व्हीकल है तो वो आता कितने पैसे देगा, 27.01 माइनस द 25%। इज दैट क्लियर? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी सर, तो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। इस क्वेश्चन को मैं बोलता हूँ सुपर्ब नकली क्वेश्चन। कोई काम का क्वेश्चन नहीं है, घटिया, बट स्टिल इंप्रूवमेंट फ्रॉम व्हाट इट वाज इन द बुक्स। बुक से थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, देख क्या बोला हुआ है। ABC Bank is having a branch which is engaged in processing of vehicle loans and education loan applications in addition to other services to customers. और ये मार्क कर लेते, 30% of the overhead costs of the branch are estimated to be applicable to the processing of vehicle loan applications and education loan application each. बहुत खास फोकस ऑन ईच, मतलब जितना भी तुम्हारा ओवरहेड होगा, टोटल ओवरहेड, उसमें से टोटल ओवरहेड में से 30% विल बी बोर्न बाय व्हीकल लोन एंड 30% विल बी बोर्न बाय एजुकेशन लोन। ठीक है, अब क्या बोला है देख आगे। ब्रांच इज हैविंग 4 एम्प्लॉइज एट अ मंथली सैलरी ऑफ 50,000 ईच exclusively for the processing of vehicle loan applications, and 2 employees at a monthly salary of 70,000 each exclusively for processing of education loan employees। तो देख, ये तो है ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के एम्प्लॉइज है, तो अगर उन्हीं के एम्प्लॉइज है तो फिर वो लोग उनका कॉस्ट तो पूरा ही बेयर करेंगे। उनका मतलब किनका, देख अपने पास दो टाइप के डिपार्टमेंट है, व्हीकल लोन और एजुकेशन लोन। अब इनके जो बंदे हैं, इनकी जो पेरोल है, इनका तो पूरा कॉस्ट ये लोग ही बेयर करेंगे। ये जो 4 एम्प्लॉइज है और ये जो 2 एम्प्लॉइज है, इनके पास इनकी सैलरी तो व्हीकल लोन डिपार्टमेंट और एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट ही बेयर करेगा। सिर्फ टोटल ओवरहेड का 30% है ना व्हीकल लोन और भी बेयर करने वाला। तो देख आगे क्या बोला है। In addition to the above, following expenses are incurred by the branch. So, branch manager who supervises all the activities of the branch. ध्यान से, all the activity of the branch is 90,000 rupees a month. ये ओवरहेड हो गया भैया। फिर लीगल चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एट 30,000, 12,000, 18,000 फॉर अ मंथ। ये भी ओवरहेड हो गया। एंड अदर एक्सपेंसेस आर 10,000 पर मंथ। ये भी ओवरहेड हो गया। मतलब अपना टोटल ओवरहेड कितना है, 90,000 तो इधर है, 30,000 प्लस 12,000 प्लस 18,000 ये हो जाएगा 60,000, और ये 10,000 अलग से, तो मतलब 1,60,000 अपना ओवरहेड है। अभी ये ओवरहेड का, इस ओवरहेड का है ना, व्हाट यू हैव टू डू इज 30% चार्ज करोगे व्हीकल लोन डिपार्टमेंट में और 30% चार्ज करोगे एजुकेशन लोन डिपार्टमेंट में। ठीक है, अब बोला गया, they are asking to compute the cost of processing a vehicle loan application on the assumption that 496 loan applications are processed in a month। बेसिकली तुम्हें कॉस्ट पर एप्लीकेशन पूछा है। कॉस्ट पर एप्लीकेशन कैसे आएगा, इट विल बी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले अपने को टोटल कॉस्ट फाइंड करना है, और उसके बाद है ना अपने को टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस तो अपने पास दे रखे हैं। तो चल व्हीकल लोन में है ना पहले देख लेते हैं क्या क्या है। अब सबसे पहली चीज, जो इनका खुद का खर्चा है वो तो पूरा का पूरा ही लेना ही है, और फिर ओवरहेड्स का 30% लेना है। ठीक है ना, तो सैलरीज है ना, यहाँ पे 50,000 के 4 एम्प्लॉइज है और 70,000 के 2 एम्प्लॉइज है, वो तो लेने ही है। उसके बाद अपन लोग ने है ना ओवरहेड ऐड किया। ठीक है,
ओवरहेड ऐड किया है ना, वो 45,000 और 45,000 वो तो कर ही दिया, और साथ में अदर एक्सपेंसेस का भी 30%। तो या तो सब कुछ ऐड करके कर लो, और या तो सिर्फ इतना ऐड करके अदर एक्सपेंसेस अलग से लिख लो। घूम फिर के तुम उधर ही पहुंचने वाले हो। ये जो 1,60,000 है, इसका 30% करोगे तो 48,000 आएगा। 45,000 और 3,000, 45,000 और 3,000। ठीक है, तो वो 48,000 ही आ रहा है। जैसे मर्जी आए वैसे कर लो। ठीक है, और इनको ऐड कर लेंगे तो अपने को आ जाएगा टोटल कॉस्ट। और अब टोटल कॉस्ट आ गया तो डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन से, विच इज 496। 496 एप्लीकेशन से डिवाइड कर देंगे तो अपने को कॉस्ट पर एप्लीकेशन आ जाए। और यहाँ पे ना एजुकेशन लोन का टोटल कॉस्ट आ गया 1,88,000 रुपीज। वो अपने को टोटल आ गया। अब आगे देख क्या बोला है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ एजुकेशन लोन एप्लीकेशन प्रोसेस if the total processing cost per education loan application is the same as in the vehicle loan application। तो ये लोग अब उल्टा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अगर सेम कॉस्ट पर एप्लीकेशन व्हीकल लोन वाली है तो बताओ इन्होंने कितने एप्लीकेशन प्रोसेस किए होंगे। तो देख बहुत सिंपल है, अपने को है ना कॉस्ट पर एप्लीकेशन कितना आया व्हीकल लोन में, 500 रुपए। अगर 500 रुपए का कॉस्ट पर एप्लीकेशन चाहिए और तुमने 1,88,000 रुपीज खर्चा किया है, तो अगर 500 रुपए चाहिए पर एप्लीकेशन तो देख इधर ही कर सकता है। ये आंसर तुम्हें 500 चाहिए, तो बोलो कितने एप्लीकेशन प्रोसेस किए होंगे। तो 1,88,000 डिवाइड बाय 500 कर लो, क्या आ गया तुम्हारे पास आंसर, 376। बस थोड़ा सा उल्टा कर दिया, बाकी सब कुछ सेम ही है। उन्होंने बोला कॉस्ट पर एप्लीकेशन सेम होना चाहिए व्हीकल लोन और एजुकेशन लोन का। व्हीकल लोन का टोटल कॉस्ट था, एप्लीकेशन था तो कॉस्ट पर एप्लीकेशन मिल गया। और वही कॉस्ट पर एप्लीकेशन एजुकेशन लोन में डाल दो, टोटल कॉस्ट तो था ही, कॉस्ट पर एप्लीकेशन भी था, तो अपने आप नंबर ऑफ एप्लीकेशन मिल जाएगा। मतलब बेसिक मैथ, ज्यादा कुछ फैंसी नहीं। And with this, we are coming towards the next question, which is question number 1D of the May 22 exams। ये वाला क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट ने पहले बहुत पहले पूछा था, उसी को ही थोड़ा सा ट्रिम डाउन करके दिया है। नाउ इन दिस क्वेश्चन विल डू अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ पे है ना दो माइंस है, मैं एक माइन का कैलकुलेशन तुम्हें दिखा रहा हूँ, और सेकेंड माइन का जो कैलकुलेशन है ना वो शीट में ऑलरेडी है। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, पहले तो मैं ना एक माइन का है ना मैप कर रहा हूँ, दूसरे माइन का है ना आई विल नॉट एक्सप्लेन, यू ट्राई योरसेल्फ एंड देन कम एंड सी इफ द आंसर इज राइट। ठीक है ना, चल। सो देख क्वेश्चन नंबर 1D में क्या बोला हुआ है, coal is transported from two mines X and Y and unloaded at plots in a railway station। X is at a distance of 15 kilometers and Y is at a distance of 20 kilometers from the railhead plot। railhead plot मतलब रेलवे स्टेशन से है ना उतना दूर है वो। A fleet of lorries of having carrying capacity of 4 tons is used for the transport of minerals, transport coal from the mines। Records reveal that the average speed of the lorry is 40 kilometers per hour। Average speed of the lorry is 40 kilometers per hour when running and regularly take 15 minutes to unload at the railhead। तो देख ट्रक की स्पीड कितनी है दे दिया है, वहां पे ट्रक को रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद कितना टाइम लग रहा है वो दे दिया है, और बोला गया है एट माइन एक्स एवरेज लोडिंग टाइम इज 30 मिनट्स पर लोड, while at mine y loading time is 25 minutes का लोड। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोला है, ड्राइवर का वेजेस डेप्रिसिएशन इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, ध्यान देना इट इज 12 पर आवर, एक घंटे का पर आवर का कॉस्ट है। एंड ऑपरेटेड फ्यूल ऑयल टायर्स रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इज 1.6 पर किलोमीटर। और बोला गया है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द स्टेटमेंट शोइंग द टोटल कॉस्ट पर टन किलोमीटर। तो देख कॉस्ट पर टन किलोमीटर अपने से मांगा है ऑफ कैरिंग कोल फ्रॉम ईच माइन एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे कॉस्ट पर टन किलोमीटर मांगा है, तो इसमें न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, द न्यूमरेटर विल बी टोटल कॉस्ट, द डिनोमिनेटर विल बी टोटल टन किलोमीटर। तो अपने को ये दो एलिमेंट्स ढूंढ। अब पहला एलिमेंट क्या है, टोटल कॉस्ट। कॉस्ट के नाम पे अपने पास सिर्फ दो टाइप के कॉस्ट है, एक पर आर है और एक पर किलोमीटर है। अगर अपने को ये दोनों आ गया तो अपने आप है ना अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देख यहाँ पे है ना अपन ने एग्जैक्टली वही किया है, एक मैप बनाया
कि अपन लोग रेलवे स्टेशन जाने हैं और अपन लोग एक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देख, एक्स से स्टार्ट करेंगे, रेलवे स्टेशन जाएंगे और यहाँ पे अनलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोसेस पूरा बनाते हैं। एक्स पे लोडिंग टाइम है 30 मिनट्स, तो आधा घंटा तो ट्रक गया, लोड हुआ। उसके बाद है ना, द ट्रक हैज टू गो फ्रॉम एक्स टू वाई, द रेलवे स्टेशन, सॉरी। तो एक्स स्टेशन से, एक्स जो माइन है, वहां से रेलवे स्टेशन तक पहुंचना है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर है। अब उन्होंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि लॉरी की स्पीड है, लॉरी चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, मतलब 40 किलोमीटर चलाने का तुम्हें 60 मिनट्स का कॉस्ट लग, सॉरी, 40 किलोमीटर चलाने का 60 मिनट्स टाइम लगेगा। तो अगर तुमने सिर्फ 15 किलोमीटर जाना है तो कितना टाइम लगेगा? अगर 40 किलोमीटर कवर होएगा 60 मिनट्स में, तो 15 मिनट में कितना, 15 किलोमीटर के लिए कितना मिनट्स जाएगा? तो मिनट्स जाएगा 22.5। तो देख, ट्रक लोड हुआ, आधा घंटा लगा। ट्रक गया जो रेल माइन है वहां से रेलवे स्टेशन तक, तो 22.5 मिनट्स वो लग गए। उसके बाद ट्रक है ना वहां पे अनलोड हुआ रेलवे स्टेशन पे, जिसका 15 मिनट अपने को वो लग गया। बट प्लीज अंडरस्टैंड, यहाँ पे है ना तुम्हारा प्रोसेस खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारा ऑपरेशन कब खत्म होता है? व्हेन इट इज रेडी फॉर इट्स नेक्स्ट ऑपरेशन। अरे रेलवे स्टेशन पे खड़े रह के क्या नेक्स्ट ऑपरेशन चालू हो पाएगा? नहीं, से वापस भी आना पड़ेगा। तो वापस आने का अनदर 15 किलोमीटर एंड 22.5 मिनट्स। तो देख, पूरी की पूरी कहानी समझ। तुम सबसे पहले स्टार्ट करोगे, तो आधा घंटा वहां पे लोड करने में लगा। फिर ए टू बी, वो जो माइन है रेलवे स्टेशन तक जाने का 22.5 मिनट्स वो लगा। वो अनलोड हुआ, 15 मिनट वो लगे, और वापस आने का 22.5 मिनट्स। तो एक ऑपरेशन में टाइम कितना चला गया? सब ऐड करो, 90 मिनट्स ये हो गया। और टोटल किलोमीटर्स कितने? 15 किलोमीटर जाने के, 15 किलोमीटर आने के, तो 30 किलोमीटर ये हो गए। तो देख, टोटल टाइम 90 मिनट्स, टोटल किलोमीटर्स 30, ठीक है। अब अपना एक कॉस्ट है जो टाइम के बेसिस पे था, और ड्राइवर का वेजेस वगैरह जो भी, ठीक है, दैट इज 12 रुपीज पर किलो, पर आवर। तो 60 मिनट्स का 12 रुपए, तो 90 मिनट्स का कितना हो जाएगा? कितना कॉस्ट विल बी फॉर 90 मिनट्स? द 90 मिनट कॉस्ट विल बी 18, क्रॉस मल्टीप्लाई। और जो दूसरा वाला कॉस्ट है ना, दैट वाज 1.6 पर किलोमीटर, इनटू कितना किलोमीटर्स? 30। 30 किलोमीटर हुए ना, 15 जाने के और 15 आने की। 30 किलोमीटर इंटू 1.6, तो ये 48 ये हो गए। तो टोटल है ना अपने पास कितना कॉस्ट हो गया? 66। और अब अपने को डिवाइड किससे करना है? टन किलोमीटर से। ध्यान देना, टन और किलोमीटर दोनों होने चाहिए। जब अपन लोग एक से निकले तब कितना टन लेके निकले? ट्रक की कैपेसिटी है 4 टन की, तो 4 टन लेके निकले फॉर 15 किलोमीटर। टन किलोमीटर पूछा है ना, एकदम लिटरल वर्बैटिम, द नंबर ऑफ टन इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर का डालो। तो नंबर ऑफ टन कितना? 4। नंबर ऑफ किलोमीटर कितना? 15। तो ये तो हो गया टन किलोमीटर जाने के। पर आते वक्त तो खाली आए ना। वाइल कमिंग बैक यू वर एम्प्टी, क्योंकि ट्रक तो खाली करके आए हो। तो उस टाइम टन कितना हुआ? 0। तो आने का क्या होएगा? 0 टन इंटू 15 किलोमीटर विच इज 0। तो ध्यान रखना, टन किलोमीटर शरीर और आत्मा किधर, दोनों चाहिए तो ही होगा। तो यहाँ पे टन और किलोमीटर दोनों नहीं हुआ, तो टन किलोमीटर आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे टन किलोमीटर सिर्फ जाने का बनेगा, विच इज 60। डिवाइड करेंगे और अपने को आंसर आ जाएगा 1.1। समझ में आया? अब आई वॉन्ट यू टू रीड द क्वेश्चन अगेन एंड ट्राई द माइन वाई वाला कैलकुलेशन। सेकंड वाले माइन का खुद करो। आई एम श्योर यू विल गेट इट। इसको है ना बस मैप बना के है ना दिमाग में रखना। ध्यान में रखना, जाने का है, पहले सबसे पहले लोड होएगा, फिर जाएंगे, फिर अनलोड होएगा, फिर वापस आएंगे। इस पूरे ऑपरेशन में कितना टाइम लगा और कितना किलोमीटर्स लगा, बस उतना ध्यान में रखो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। एंड कमिंग बैक विद अ क्विक शॉर्ट ब्रेक फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। चलो सर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 4 बी है, जुलाई 21 पेपर का। इससे एक या दो अटेम्प्ट पहले ही है ना, ये सिमिलर, सेम ही समझ ले, सिमिलर भी क्या, सेम क्वेश्चन आया था तुम्हारे आरडीपी में।
और उसके बाद आ गया तुम्हारे पेपर में। तो देख क्या बोला हुआ है, MRSL Healthcare Limited has incurred the following expenditure during the last year for its newly launched COVID-19 insurance policy. ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, क्लेम मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय कॉस्ट, पोस्टेज, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, फैसिलिटीज कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी, पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, सेल्स सपोर्ट एंड आईटी कॉस्ट। ठीक है, ध्यान दोगे तो आईटी कॉस्ट पे क्वेश्चन मार्क है सर, क्यों? देखते हैं। नंबर ऑफ पॉलिसी सोल्ड आर 2800, टोटल इंश्योर्ड वैल्यू इज 3500 करोड़ और कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू इज 0.002 और अपने से मांगा गया, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी, सेग्रीगेटिंग द कॉस्ट इनटू फोर मेन एक्टिविटीज जो है मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट, ऑपरेशंस, आईटी एंड सपोर्ट फंक्शन, और साथ में मांगा है कॉस्ट पर पॉलिसी। सबसे पहले तो है ना, सबसे पहले अपन है ना इन सारे कॉस्ट को सेग्रीगेट कर लेते हैं इन ऑल द फोर हेड्स। ठीक है, अब सबसे पहला है मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट। इनका काम क्या है, ये लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं, काफी बार डेवलपमेंट में भी ध्यान होता है इनका, क्योंकि दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद द कस्टमर। तो ये लोग प्रोडक्ट बनाते भी है, मार्केट करेंगे, उसको बेचने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेंगे, उसके एडवांस द प्रोडक्ट इज सोल्ड। उसके बाद है ना जो भी काम होता है वो ऑपरेशंस का है, आईटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, और इन सबको है ना जो हेल्प कर रहा है, और मोर ओवर जो ऑपरेशंस को हेल्प कर रहा है ना वो सपोर्ट फंक्शन। तो अब उस चीज को ध्यान में रख और देख, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कहाँ आएगा, ये आएगा सपोर्ट। क्लेम मैनेजमेंट, अभी एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम मैनेजमेंट तो मेन ऑपरेशन ही हो गया। एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, अब ये कहाँ जाएगा, अब है ना इंस्टीट्यूट से है ना यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ध्यान दे। अब ये एम्प्लॉय का कॉस्ट कोई भी हो सकता था, ये मार्केटिंग वाला बंदा होता तो ये मार्केटिंग का कॉस्ट हो जाता, और अगर ये ऑपरेशंस वाला बंदा होता तो ऑपरेशंस, बट इंस्टीट्यूट ने खुशी खुशी लिख दिया सपोर्ट। पोस्टेज एंड लॉजिस्टिक्स सपोर्ट, पॉलिसी इशुएंस कॉस्ट, पॉलिसी इशुएंस करने का मतलब क्या हुआ है कि अब तुम्हारी पॉलिसी बिक गई, अब तुम उसे नई पॉलिसी है या जो भी पॉलिसी है वो तुम्हें उसे सेंड करनी है, तो ये तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन। फैसिलिटीज कॉस्ट, फैसिलिटीज कॉस्ट मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो उन सब का कॉस्ट। अब वो क्यों है, ताकि ऑपरेशन स्मूथली हो सके, इसके लिए सपोर्ट। कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग द पॉलिसी, ये तो पहला वाले में ही जाएगा ना यार, मार्केटिंग। पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट, मैंने तुम्हें अभी बोला था कि है ना मार्केटिंग वाले कैन बी इन्वॉल्व इन डेवलपिंग द पॉलिसी एज वेल, क्योंकि वो कस्टमर्स की नीड को समझ सकते हैं, तो इसलिए पॉलिसी डेवलपमेंट कॉस्ट भी मार्केटिंग में डाल सकते। पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, पॉलिसी सर्विसिंग कॉस्ट, पॉलिसी सर्विस करने का मतलब क्या है, उसके बारे में कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो उसे रिजॉल्व करो, कस्टमर के पास कुछ भी और टाइप की नीड हो तो उसको रिजॉल्व करो, तो मतलब ये क्या हो गया, ये आ गया अपना ऑपरेशंस। सेल सपोर्ट एक्सपेंस कहाँ जाएगा, सेल सपोर्ट एक्सपेंस ऑब्वियसली मार्केटिंग एंड सेल्स में ही जाएगा, और अब आईटी वाला कॉस्ट तो भैया आईटी में ही है ना। तो अब यहाँ पे है ना अपने पास सारा ही सेट हो चुका है। अपने को अब है ना यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक काम कैसे करना है, ये जो आईटी वाला कॉस्ट है ये कैसे आएगा। इन्होंने देख अपने को ये डिटेल दी हुई है, कॉस्ट पर रूपी ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, ये कैसे आएगा, इट विल बी टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल इंश्योर्ड वैल्यू, ये है 0.002। टोटल कॉस्ट है ना अपने को कैसे आएगा, 0.002 इंटू टोटल इंश्योर्ड वैल्यू कितना है, 3,500 करोड़, मतलब टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट विल बी 7 करोड़। अब एक बार तुम्हें टोटल कॉस्ट मिल गया, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम टोटल करते जाओ, तुम्हें ऑटोमेटिकली है ना मिल जाएगा। हाँ, अब देख जो भी अपन ने हेड्स में डिसाइड किया था, मार्केटिंग के 3 है, ऑपरेशंस के 3 है, आईटी है, और सपोर्ट के 4, उन सबको डालते जाओ। टोटल कॉस्ट अपने को ऑलरेडी पता है कि 7 करोड़ है, तो बैलेंसिंग फिगर अपना आईटी का कॉस्ट मिल गया। और उन्होंने कॉस्ट पर पॉलिसी भी मांगा था, वो तो बहुत ही सिंपल है यार, कॉस्ट पर पॉलिसी कभी भी ध्यान रखना पर के पहले जो भी होता है, अभी यहाँ पे अगर है ना कॉस्ट पर पॉलिसी बोला है, कॉस्ट पर पॉलिसी, पर के पहले जो भी होता है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर।
पर के बाद जो भी होए वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ पे ना पर के पहले क्या है, कॉस्ट, तो कॉस्ट नहीं लिखेंगे, टोटल कॉस्ट लिखेंगे। पर के बाद में क्या है, द पॉलिसी, तो यहाँ पे पॉलिसी नहीं टोटल पॉलिसीज लिखेंगे। अब देख, अपने पास टोटल कॉस्ट तो ऑलरेडी था, वी ऑलरेडी हैड 7 करोड़, और टोटल नंबर ऑफ पॉलिसीज कितने हैं, 2800 पॉलिसीज है। तो अपन लोग को वो तो क्वेश्चन नहीं दिया है, देख, पॉलिसी सोल्ड 2800, तो अपन को यहाँ पे कॉस्ट पर पॉलिसी मिल जाएगा 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 2800। इज दैट क्लियर? And this finishes our chapter. If you find the chapter interesting and useful, please make sure you drop a like and a comment and subscribe to the channel for more such videos. And until the next time, I sign out. Bye.